हमारे साथ में सबसे पहले जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या कह रहा है। संतोष सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संतोष जी, एक तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप, जबकि आज एक्सपायरी दिन है, हफ्ते में 4 दिन काम कर चुके हैं, तो लेकिन अभी तक आपकी एनर्जी जो है वो हल्की कुछ भी कहीं कम होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, मार्केट ही इतना एक्साइटमेंट में रहता है कि हम लोग को भी मार्केट के साथ रहना पड़ता है, अदरवाइज मार्केट विल किक यू आउट। तो ये चीजें रहती हैं, लेकिन आज एक्सपायरी है, काफी इंपॉर्टेंट दिन है और मंथली एक्सपायरी, यूँ तो हर वीक ऑप्शनल एक्सपायरी होती है ऑप्शंस की इंडेक्स पे। और आज देखेंगे तो 700 जो है 15,700 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे स्ट्राइक प्राइस पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। तो जैसा लग रहा है कि शायद जो है 15,700 के नीचे, समझिए 20-25 पॉइंट नीचे तक शायद जो है बड़ा एक सपोर्ट निफ्टी पे आ सकता है। और जैसा मैं कह रहा कि अभी भी जो है स्टॉक स्पेसिफिक आप रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स अभी भी साइडवेज है जब तक 680 के नीचे नहीं जाता है पूरा। और जैसा मैंने बताया कि ऑप्शंस भी वही इंडिकेट कर रहे हैं, 680 के नीचे जाता है इंडेक्स, तब थोड़ा सावधान रहें और फिर स्टॉक में अपनी पोजीशन थोड़ी कम करें। ठीक है। संतोष सर, एक्सपायरी किस तरफ देख रहे हैं, या अभी कुछ उसमें कोई इशारा आपको मिल रहा है बाजार से कि किस तरफ एक्सपायरी होगी, किन लेवल्स के आसपास हो सकती है? देखिए, जो अर्ली लीड्स मिल रहे हैं अपने को, तो उसमें 700 का एक बेस है और 700 के ऊपर कहीं भी 700 और 800 ये दो दायरे मिल रहे हैं अभी, जहां पर कि 800 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप बना हुआ है कई दिनों से, और नीचे जो है 700, तो ये इसी के आसपास, इसी बीच में एक्सपायरी कहीं भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस एक्सपायरी के दिन में जब एक अच्छा वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है, मतलब जो कि होता ही है, हर नॉर्मल वीकली एक्सपायरी पे भी होता है, ये तो आज मंथली एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, इस उठापटक में बाजार के अंदर में कहीं कोई मौके निकलते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपार्ट फ्रॉम द इंडेक्स आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मुझे एक काउंटर अभी दिखा है सुबह में, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट बोल के है, GAEL। अगर देखेंगे तो इसमें 176 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें कंपनी का जो फंडामेंटल मैं देख रहा था, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 4,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है कंपनी का, और कंपनी जो है अच्छा कर रही है। तो 176 के ऊपर अगर आधा घंटा ये ट्रेड होता है और रहता है, अभी एकदम उसी के आसपास चल रहा है, तो स्टॉक में ध्यान रखें। कौन सा गुजरात अंबुजा कह रहे हैं क्या? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है, GAEL बोल के आता है, इसका हाँ, सिंबल है GAEL। 175 तो के आसपास है अभी। हाँ, 175 है, 176-77 के ऊपर आधे घंटे ट्रेड होने दें इसको। और वॉल्यूम आज सुबह के सत्र में देखेंगे तो लास्ट के 10 दिनों के वॉल्यूम से ऊपर है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि शायद इसमें जो है अपमूव आने की तैयारी में है पूरा मार्केट का। शायद वेट कर रहा हो कि इसको कुछ अच्छी मार्केट अगर यहाँ से नहीं गिरता है, तो शायद इस स्टॉक में जो है लिवाली रहनी चाहिए। टेक्निकली 176 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, तो आप थोड़ा इसको अलाउ करें, क्योंकि अभी लीडिंग अभी आज एक्सपायरी है, और थोड़ा आधे घंटे तक 176 के ऊपर इसको ट्रेड होने दें। उसके बाद फिर इसमें आए, और 170 के नीचे का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और इसमें जो टारगेट बनेंगे एकदम इमीडिएट जो है, इसमें करीब करीब 20 रुपए के टारगेट 176 के ऊपर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हुई संतोष जी की GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड पे। सर, 176 के ऊपर चल रहा है, आप कह रहे हैं आधे घंटे तक अभी रुकना, इसको देखना होगा यहाँ पे? जी हाँ, अभी जस्ट आपके और वॉच लिस्ट में रखें इसको, और उसके आधे घंटे तक अगर मार्केट स्टेबल होता है और ये कंपनी के स्टॉक प्राइस भी 176 के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं, तो 170 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर आपको लेना होगा ये, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन अच्छा है, फॉर्मेशन ब्रेकआउट 176 पे है, तो लग रहा है कि इमीडिएट टर्म में विद इन अ वीक शायद आपको 20-25 रुपए मिलने चाहिए। बढ़िया, ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल है, रिकमेंडेशन है संतोष जी की, और टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस समय वो बता रहे हैं ठीक उस समय 176 को के ऊपर चला गया है, और अभी जब तक हम देख रहे हैं इसको, तो वो कह रहे हैं कि आधे घंटे तक अगर इस तरीके से कंफर्टेबली 176 के ऊपर ट्रेड करता दिखता है, तो इसमें एंट्री करी जा सकती है। लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया 170 के स्टॉप लॉस के साथ में, और टारगेट्स कितना दे रहे हैं सर?
₹20 एटलीस्ट मिलना चाहिए, 20 से 25 रुपए 20 से 25 176 रुपए, के ऊपर। 196 के आसपास तक से लेकर के और 200 तक के इसमें टारगेट्स देखे जा सकते हैं। और ये आज ही आज में सर देख रहे हैं या इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म कुछ होगा? नहीं, इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, एक इस पे नजर रखते हैं हम GAEL पे। और कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी तो आज चूंकि एक्सपायरी है ना, तो आज एक्सपायरी डे में काफी वोलेटाइल सेशन रहता है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे पहले, टारगेट बाद में आए, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मूव रहता है। तो आज तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसी को देख रहा हूँ, अगर ये सस्टेन होता है तो इसी पे एक बेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा स्टेबल और कम वोलेटाइल एक मौका लेकर के आए हैं संतोष जी जो बता रहे हैं। लेकिन बाजार में आज सावधान ज्यादा रहना होगा, और खासकर बहुत छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को या रिटेल ट्रेडर्स को, छोटे, क्योंकि आज के ये जो इस वोलेटिलिटी में एक नुकसान ये होता है कि कभी भी अगर आपका छोटा स्टॉप लॉस है तो वो कट सकता है, तो आप कभी भी फंस सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। तो इसलिए आज नई पोजीशंस या नई चीजों में से थोड़ा सा बच करके या बहुत सेफ, जब तक संतोष जी जैसे एक्सपर्ट कोई ना बताएं आपको और कोई खास ऐसा कोई ढूंढ करके मौका नहीं लाए, तब तक कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें बाजार के अंदर में आज की तारीख में कम से कम। ठीक है संतोष सर, मैं कुछ सवाल हाँ जी एलेक्स जी, मैं बता रहा हूँ कि आज जो है रिलायंस का एजीएम भी है, रिलायंस का उस हिसाब से भी इंडेक्स पे एजीएम है, तो उस हिसाब से इंडेक्स पे भी असर पड़ सकता है अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आते हैं, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5G रोल आउट का कोई प्लान दे सकते हैं, या फिर रैमको के चेयरमैन को अपने बोर्ड में जो है इंडक्ट किया जा सकता है उनको। इस तरह का कोई भी चीज, या मार्केट जो चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कुछ भी बयान देते हैं मुकेश अंबानी, तो हो सकता है कि रिलायंस के स्टॉक को ध्यान में रखें। और रिलायंस बेसिकली जो है एक रेंज में स्टक हो रखा है, तो 2250 के ऊपर अगर रिलायंस चलता है तो तब ध्यान रखें, क्योंकि बहुत दिनों से इसी के रेंज में ट्रेड हो रहा है 2250, और नीचे समझ लीजिए कि 2180, तो ये दायरे हैं इसमें बेसिकली, तो इस दायरे में ट्रेड हो रहा है, और आज काफी इंपॉर्टेंट डे होगा रिलायंस के लिए। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है, जो बाजार के लिए भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। 2 बजे के आसपास एजीएम शुरू होगी, और तो मतलब बाजार के टाइमिंग के अंदर में ही है, और अगर कोई ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट आ जाता है बाजार बंद होने से पहले, तो उसका असर बाजार पे पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की उम्मीद है रिलायंस से और जियो के लेकर के भी। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर, कुछ एक सवाल ले लेते हैं। हाँ, अभी आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि इतना बाजार जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है रिलायंस से, और कुछ अनाउंसमेंट नहीं होते हैं, तो मार्केट इसको नेगेटिव भी ले सकता है, तो वो चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो एक तो एक्सपायरी और उस पे ऐसा वाला, तो ये सारी चीजें डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि दोनों तरफ बहुत एक बड़ा कोई उतार या चढ़ाव आ सकता है। तो इसलिए जो संतोष जी कह रहे हैं, ये बड़ा रिस्की है कि उम्मीद बहुत है लोगों को, सभी को, बाजार को रिलायंस से और रिलायंस के एजीएम से। टाइमिंग उसकी वैसे ही है, और एक क्रूशियल लेवल पे बाजार पहुंचा हुआ है, उसके अंदर में उम्मीदों के चलते अगर कुछ आता है तब तो ठीक है, और अगर उम्मीद के हिसाब से कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया, कुछ नई बड़ी चीज नहीं आई, तो वो दूसरी तरफ भी खिसक सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन नोट है संतोष जी का। ठीक है संतोष सर, कुछ एक सवाल ले लेते हैं, और सबसे पहले मैं प्रॉफिट गुप्ता जी का एक सवाल है, ये पूछना चाह रहे थे मारुति सुजुकी पर क्या व्यू है? देखिए एलेक्स जी, हमने अभी लास्ट वीक आपसे बात की थी, काफी एलोबरेटली मैंने एक्सप्लेन किया था मारुति को लेके कि पैसेंजर व्हीकल्स जो सेगमेंट है उसमें इंडिया में केवल और केवल एक ही प्ले होता है। जब कभी भी FII या DII प्ले करना चाहते हैं कि हमको पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा लगता है सेगमेंट, तो एक ही प्ले है, वो है मारुति। क्योंकि और सारे जितने प्ले हैं, M&M कह लें या फिर टाटा मोटर्स कह लें, दे आर मिक्स। उसमें जो है एग्री प्ले है, कहीं कहीं कमर्शियल व्हीकल प्ले हैं, लेकिन केवल और केवल अगर इंडिया की स्टोरी पे प्ले आउट करना है तो मारुति है। और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, और हमने कहा था कि नीचे के स्तर पे अगर आपको मिलता है तो काफ़ी इसमें एक्यूमुलेट करें आप, और काफ़ी अच्छा रन हो सकता है। 13,000 तक के टारगेट मैंने बोला था कि 2-3 साल के अंदर हो सकते हैं इसमें। मैं रीट्रेट कर रहा हूँ उसी चीज़ को फिर से कि और एक शॉर्ट टर्म पे भी अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जैसा हुआ है, और वो 7380 के आसपास इसमें नेकलाइन ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि एटलीस्ट इन शॉर्टर टर्म अगर कह लें 7400 ब्रॉडली अगर आप पकड़ें, और नीचे 6400 के आसपास का हेड बना हुआ है, तो 1000 रुपए की तेजी इसमें नियर टर्म में होने की काफ़ी संभावना बनती है।
कि आपको बहुत ही नियर टर्म में, मतलब कह लें कि 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है कि इस स्टॉक में कितना प्राइस मूव हो जाए। इसके डेली चार्ट को देख के लग रहा है ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर है तो बने रहें, और अगर आप इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें, और करेक्ट हो 7400 के आसपास मिलता है तो 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वहां पे लें। अदरवाइज अभी तो काफी नीचे से कह लें कि 6800 से लेके और 7500 हो चुका है, 700 रुपए के मूव ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो लेवल्स मैंने बता दिए, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ये राय है मारुति पे। सर अंकित जी का सवाल है और काफी लोग और भी पूछ रहे हैं बीएफ यूटिलिटीज पे, हमारे ही चैनल पे एक्सपर्ट्स ने दिया हुआ था कभी, और 308 के आसपास इनकी खरीद है अंकित डिबरीवाल जी की। काफी अच्छा रनअप भी आया था, शायद मेरे से भी आपने पूछा था उसके बाद जो है, और मैंने आपको बताया था 360-70 के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें अच्छी तेजी हो सकती है, और 200 रुपए की तेजी के करीब का मैं अंदाजा लगा रहा था, और ऑलमोस्ट इन प्लेस है। अब थोड़ा सावधान रहें क्योंकि इसमें एक अच्छी तेजी आ चुकी है, और इसके मोमेंटम इंडिकेटर थोड़े थके से लग रहे हैं। तो आपको अब जिन लेवल्स पे ध्यान रखना होगा वो है 510 से लेके 505 के आसपास, ये काफी बड़ा सपोर्ट लेवल होगा, और इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर से ये करेक्टिव मोड में चला जाएगा स्टॉक, और जितने प्राइस गेन हुए हैं उसको परसेंटेज टर्म में कह लें कि 24% के करीब मिनिमम, और 38 से 40% प्राइस गेन का केवल जो है करेक्शन हो सकता है। मतलब 300 रुपए से जो चला है उसका मैं 23% बोल रहा हूँ। तो उस तरह से प्राइस में करेक्शन हो सकते हैं। लेवल्स को ध्यान रखें, बाय क्लोजिंग बेसिस इस लेवल्स का ध्यान रख के होल्ड करें स्टॉक। ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, और एक हमारे दर्शक हैं विश्वजीत दास जी, जो कि आज ही मुझे पता चला कि शायद यूएस से जुड़ते हैं, स्टैनफोर्ड से हमारे साथ में, और वहाँ पे किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। और उन्होंने जो एक फीडबैक दिया है हमें, वो ये भी दिया है कि हमें इस पे एक मेजरली काम करना चाहिए एजुकेशन पे, क्योंकि ये जो बहुत टिपिकल एक तरीका हो गया है, लोग आते हैं बस बाय सेल पूछना चाहते हैं और एक ट्रिगर पे काम कर रहे होते हैं, तो उसकी जगह उन्होंने एक राय दी है कि हम, और जो हम करते भी हैं कि अर्निंग विद लर्निंग वाला जो हमारा थीम है उसके हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि लोगों को वो सीखना जरूरी होना चाहिए, आम आदमी को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से टेक्निकल्स काम करते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल्स काम करते हैं, या दोनों का मिक्सचर कैसे। तो उन्होंने कुछ इसी पे बीएफ यूटिलिटीज पे एक डिटेल्ड एनालिसिस उन्होंने खुद का दिया है। वो कह रहे हैं बीएफ यूटिलिटीज में मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट है 1 जनवरी 2018 से, कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्टॉक वॉकिंग बिटवीन अपर बॉलिंगर एंड 5 days मूविंग रेंज, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर फ्यूरियस अपवर्ड मूवमेंट। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने और एक और डिटेल इसी पे और दिया है। आरएसआई कह रहे हैं अबव 80 है, विच मेक्स इट इंटेंस मूव, वॉल्यूम इज 2 मिलियन इन 4x to 5x, तो हर 2 मिनट में 4 से 5 गुना का वॉल्यूम है ऑन अ नॉर्मल डे। तो मंथली कैंडल विच इज फॉर्मिंग इज वेरी सिमिलर टू 2013 फरवरी। तो बड़ा डिटेल में उन्होंने शायद इसको स्टडी किया हुआ है, तो ये इंटरेस्टिंग है। और उनका कहना यह है कि उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये फ्रेश मूव देगा, और 669 तक के टारगेट्स वो देख रहे हैं। तो सर ये एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पे जो भी जिसके पास जो भी जानकारी है या जो कुछ जानता है वो उसको शेयर कर सकता है। और यहाँ पे ये विश्वजीत दास जी ने शेयर किया है ये स्टडी, अपनी एनालिसिस। संतोष जी, आप कितना सहमत हैं विश्वजीत दास जी के इस एनालिसिस से? देखिए, हमेशा जो है एनालिसिस में कुछ एक्स फैक्टर होते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी प्राइस मूवमेंट में उसके अंडरलाइन फंडामेंटल्स बहुत ही जरूरी या कंपेलिंग होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि कह लें कि अगर पैरेलल एसेट्स की प्राइसेस बढ़ रही हों तो भी आपके जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो और चूंकि मार्केट में एक अपमूव है, बहुत दिनों से प्राइसेस सप्रेस थे और प्राइसेस जो है वहां से ब्रेकआउट दिख रहे हैं। और डेफिनेटली मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे या फिर और बड़े चार्ट्स पे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे प्राइस अपमूव बाकी हैं। लेकिन प्राइस अपमूव कह लें कि अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे जो होते हैं, पहले उसको शॉर्टर टर्म चार्ट्स पे उनको चलना होता है। तो मैंने आपको जो बताया कि शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा मूव हो चुका है,
और लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि जब तक प्राइसेस जो है 350 के ऊपर हैं तो आप समझें कि लॉन्ग टर्म इसमें इंटैक्ट है। और उसी समय मैंने बताया था कि इसमें एक लॉन्ग टर्म जो है अपमूव की तैयारी है इस स्टॉक में 350 360 के पास। मैंने कहा था कि इसमें एक लंबी अवधि का एक ब्रेकआउट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हर्डल आएंगे इसमें वो मुझे लग रहा है 600 के आसपास के होंगे। और विश्वजीत जी जो कुछ भी बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बॉलिंगर बैंड की बात कही या आरएसआई की बात कही है, मैं जैसे आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि मैं पैटर्न ज्यादा देखता हूँ, ना कि इंडिकेटर को ज्यादा देखता हूँ। इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं, इंडिकेटर्स जब भी आप देखते हो, जैसे कि आप एक पैरेलल समझ लो कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हो, इंजन की स्टीयरिंग अगर आपके हाथ में है, उसके बाद ब्रेक आते हैं और फिर एक्सेलरेशन होता है, फिर इंडिकेटर आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेक की, मैं बात कर रहा हूँ स्टीयरिंग की, और इंडिकेटर आप जब भी लेफ्ट राइट जा रहे होते हो या फिर आपकी स्पीड कैसी है या एक्सेलरेशन कैसा है, आप उस चीज को, वो सेकेंडरी होता है, लेकिन मैं प्राइमरी चीज को ज्यादा देखता हूँ। डेफिनेटली है, अगर आप शॉर्ट टर्म, जैसा कि अगर वो कहें बॉलिंगर बैंड की बात कर रहे हैं, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन सारी चीजों को देखें। बट लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर देखना है तो आपको पैटर्न ही देखने पड़ेंगे, मतलब आपका ध्यान आपके स्टीयरिंग पे, आपके ब्रेक्स पे ज्यादा होना चाहिए देन टू इंडिकेटर्स। तो ये चीज है। और अब देखिए मार्केट में देखने के कई तरीके हैं, और आप कई तरीकों से, कई एंगल से, क्योंकि हम जिस एंगल से देख रहे हैं, मैं 360 डिग्री एंगल से तो नहीं देख सकता हूँ। अब कहीं भी अगर बैठे हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं, पीछे देखना मुश्किल होता है, बहुत से लोग वो भी देखते हैं। तो अपनी अपनी अपना अपना व्यू है। ठीक है। संतोष सर, एक और सवाल ले लेते हैं। प्रियंक मोहित्रा जी का है, बीईएल पे पूछ रहे हैं कि एग्जिट लेवल्स क्या होने चाहिए। इन्होंने 170 पे, शायद नहीं 130 पे एंट्री करी है, 130 का इनका बाय प्राइस है, 170 के ऊपर कह रहे हैं चल रहा है। क्या एग्जिट कर लेना चाहिए या कुछ और देंगे? उससे पहले देखिए इसमें एक चीज है कि इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि इन्होंने काफी नीचे स्तर पकड़े हैं, और इसमें अगर लंबी अवधि का देखें तो इसमें काफी अच्छे ब्रेकआउट्स होते हुए, और इनके जो नतीजे आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे और काफी सरप्राइजिंग थे नतीजे। दूसरी चीज जो यहाँ पर डिफेंस की बात कर रही है हमारी गवर्नमेंट की, डिफेंस पे बहुत सारी डिपेंडेबिलिटी अब इंडिजिनस होने वाली है, और उसका सबसे बड़ा लाभ बीईएमएल और बीईएल को मिलने वाला है। और लाइफ हाई पे स्टॉक है, और सरकारी कंपनियों के स्टॉक अगर आप देखेंगे बहुत कम स्टॉक होंगे जो कि लाइफ हाई के पास हैं। उसमें ये एक स्टॉक है, सरकारी कंपनी है, और वो काफी अच्छे तेजी है इसमें। और अभी जस्ट इन्होंने लाइफ हाई भी क्रॉस किया है 169 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए इसमें, और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 160 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। और काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें। लॉन्गर टर्म चार्ट्स में अगर आप देखेंगे, पैटर्न की बात करूं मैं, उसमें तो बहुत बहुत बड़े रिवर्सल ऑलरेडी आ चुके थे इसमें 115-20 रुपए के आसपास, और उस लिहाज से इसमें एक लंबी दूरी तय कर सकता है ये स्टॉक। तो 160 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में बने। ठीक है, तो आपके लिए राय ये है कि 160 का स्टॉप लॉस अब लगा लें, इससे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया और उस तरीके से आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया, और ऊपर अभी इसको काफी है, ये कह रहे हैं संतोष सर। ठीक है संतोष सर, एक ठीक है, दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है मैथन और लॉयस पे। देखिए माइथन अलॉयज जो कह रहे हैं, अगर जो स्टील बनता है उसमें फेरो का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है, फेरो अलॉय का। और ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और वन ऑफ दी कह लें कि सबसे अच्छी। और इस कंपनी को हमने देखा है कि इसने लाइफ हाई भी टच किया था, और अभी चूंकि शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रनअप हो चुका है, 700 रुपए से लेके तकरीबन 1070 रुपए तक के इसमें लेवल्स हमने देखे हैं। मैं कहूँगा कि निचले स्तर पे अगर आपको मिलता है तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और चूंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि 900 रुपए के आसपास अगर ये मिल जाता है तो काफी रिस्क रिवॉर्ड वो मैंने कंपेलिंग लेवल होंगे तब तक कि जब तक कि कह लें कि स्टील में या मेटल में स्टोरी से खत्म नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता कि अभी नियर टर्म है इस तरह से कुछ।
900 के आसपास मिलता है तो आपको इसमें एंटर करने की सोचना चाहिए। ठीक है, नहीं संतोष जी, इनका सवाल ये है कि इनकी इनकी खरीद शायद 1030 की है, मतलब काफी। देखिए ये मैंने तो थोड़ी सी जल्दबाजी की है और एंटर किए हैं काफी ऊपर जाके, और जो इसका प्रीवियस हाई था देखिए 995 के करीब था, वो 996 है प्रीवियस जो हाई थे इनके, जो कि 2018 में लगे थे, और उस चीज को भी क्रॉस किया है ये, और फिर से हम उसको टेस्ट करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेन इनको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हो इनको ये पेन, और पैटर्न तो 950 में एक सपोर्ट दिख रहा है। अब तो इनको होल्ड करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। मैं कहूंगा कि होल्ड करें, अगर कम क्वांटिटी लिया है इन्होंने तो 900 के पास मिलता तो और ऐड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि 950 के बाद निकल जाएंगे, शॉर्ट टर्म के ट्रेड इन्होंने लिए हैं तो। ठीक है, तो ये राय है दीपक जी आपके लिए कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया है तो 950 के आसपास एग्जिट कर जाइए। अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे, उन्हीं हाइस के आसपास फिर से वापस आ रहा, जिस तरीके का पैटर्न संतोष जी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि एक उम्मीद के साथ में आप बने रह सकते हैं कि शायद ये वो वापस आपके लेवल्स और उसके ऊपर के लेवल्स दे दे। ठीक है सर, कुछ एक दर्शक हमें पूछ रहे हैं श्याम मेटेलिक्स की जो लिस्टिंग है आज की उसके बारे में क्या आपने नजर रखी है क्या? हाँ देखिए, श्याम मेटेलिक्स जो सेक्टर में, और कलकत्ता की कंपनी है, मेरे यहीं की है कंपनी, और मैंने इसके आईपीओ प्री आईपीओ पे जो इनके डीएचआरपी जो फाइल किया था कंपनी, मैंने देखा था उसमें। कंपनी टीएमटी बनाती है, कुछ फेरोलॉय का भी है, और कैपेसिटी जो है इसमें, जो मेन कैचअप होगा इसमें, कैपेसिटी डबल करने वाली है कंपनी आने वाले 3 से 4 सालों में। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और वैल्यूएशन इन द सेंस की पहली चीज की इनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है कंपनी का, मतलब कंपनी के पास आयरन ओर नहीं है, और आयरन ओर के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो कंपनी को मार्जिन में हिट होगा। इस चीज का ध्यान रखें, और कंपनी के कोई कंपेलिंग वैल्यूएशंस पे कंपनी प्राइस जो है नहीं लेके आए थे, और थोड़े से स्ट्रेस थे मुझे लग रहा था वैल्यूएशन। और इंटर्न कहीं भी अगर बेटा पर टन की बात करें तो ये उससे ज्यादा मांग रहे थे, क्या नाम है, स्टील जो कि बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, उनसे ज्यादा कहीं वैल्यूएशन ये कंपनी मांग रही थी, केवल और केवल इसलिए कि कैपेसिटी इनकी डबल हो जाएगी 3 से 4 सालों में। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर निचले स्तरों पर मिलता है तभी आप इसमें एंटर करें। वैल्यूएशन करंट मार्केट प्राइस थोड़ा स्ट्रेस्ड है। ठीक है सर, ये आयरन ओर का इशू क्या है इनके पास? आप कह रहे हैं कि आयरन ओर नहीं है, और मैं जैसा जानता हूं या जितना सब मैंने खबरों में देखा है तो शायद ऐसा भी कुछ है कि आयरन ओर में कुछ कंट्रोलिंग या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सरकार की तरफ से या सरकार से कंपनीज को मिलने में ऐसा कुछ हो रहा है। आपको आपने पढ़ा है क्या उसके बारे में कुछ? नहीं देखिए, मेन चीज होता है कि आयरन ओर के एलोकेशंस और उसमें जो बिडिंग होती है, बिडिंग के जो प्रोसेस हैं, और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं गवर्नमेंट, और तो आयरन ओर में सच कोई दिक्कत तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहीं है इस तरह से। लेकिन चूंकि इस कंपनी का आयरन ओर इनके पास नहीं है, इनको मार्केट से खरीदने पड़ते हैं आयरन ओर, जैसे एनएमडीसी और बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे लेने पड़ते हैं, तो इनके पास प्राइसिंग पावर एज सच कह लें टाटा स्टील के पास है या जेएसडब्ल्यू स्टील के पास है, वो प्राइसिंग पावर नहीं रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, इनकेस प्राइस अगर बढ़ता है तो कंपनी के ऊपर हिट होगा। प्राइसिंग की ही दिक्कत शायद आयरन ओर पे, शायद प्राइसिंग की दिक्कत, जैसा मैं देख रहा था कि कुछ एक स्टील प्लांट्स हैं और उन्होंने इस पे बहुत काफी सारा एक वो किया हुआ है, रिक्वेस्ट डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आयरन ओर के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं और उसकी वजह से उनका कॉस्टिंग बढ़ रही है और उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो एक अब ये एक इश्यू डेफिनेटली है। देखिए ये जो इश्यू है ये केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, चाइना भी इससे काफी परेशान है, क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। और चूंकि मतलब नेट जो एक्सपोर्टर था चाइना, नेट इम्पोर्टर हो चुका है, मतलब उनको काफी चाहिए होगा। और यूएस में जो इंफ्रा पे उन्होंने बहुत बड़ा कई ट्रिलियन डॉलर वो खर्च करने जा रहे हैं, उसके कारण आयरन ओर के प्राइसेस में काफी जंप दिखा है। और आयरन ओर के प्राइस में जंप होने का मतलब है कि सरकार की जितने भी प्रोजेक्ट हैं, या कह लें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको भी एक्सपेंशन करना है, तो आपको स्टील कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो वो एक दिक्कत सबके लिए होती है, पूरे इकोसिस्टम में वो प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि आयरन ओर प्राइसेस बढ़ते हैं तो
आपके एंड यूजर तक इन्फ्लेटेड सब चीजें हो जाती हैं। वो एक दिक्कत है, वो एक पूरे इंडस्ट्री के लिए इशू है। और ये कंपनी तो उस इशू से क्या लें कि सबसे मोस्टली हिट होगी, क्योंकि इनके पास आयरन और बैक टू बैक नहीं है। कहना टाटा स्टील के पास है, जेएसडब्ल्यू के पास है, या फिर जिंदल स्टील के पास है, इस कंपनी के पास नहीं है। तो वो एक इशू इनके साथ, वो एक हेडविंड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्राइसेस आपको अगर सस्ते मिलते हो तब आप जो है इसमें। ठीक है, ये कह रहे हैं संतोष जी श्याम मेटालिक्स के लिए कि उसके साथ में एक जो चैलेंज है, एक जो रिस्क है, वो ये है कि इनके पास खुद की आयरन ओर नहीं है। तो ये स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर, जो उसका रॉ मटेरियल है, उसके लिए डिपेंडेंट होंगे दूसरे प्लेयर्स पे। और क्योंकि आयरन ओर की प्राइसिंग में एक इशू ऑलरेडी चल रहा है कि बढ़ा हुआ है, चाइना में भी इस तरीके की बहुत सारी इंक्वायरीज और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि शायद वहां पे भी कार्टेल बना करके और कुछ ऐसा किया गया है कि आयरन ओर को का प्राइस बढ़ाया हुआ है या इन्फ्लेट किया हुआ है या कुछ करा है। तो उस तरीके के चैलेंजेस चाइना में भी हैं, और उसी तरीके का एक दूसरा जो बड़ा प्लेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वहां पे भी, हमें भी यहाँ पे भी इसी तरीके के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये ठीक है। सर बस चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं विकास मालू जी का। एचपीएल इलेक्ट्रिक पे व्यू चाहते हैं। 62 रुपीज का दाम है शायद इसका, एचपीएल का ना 62 रुपीज का दाम है शायद। बस सर अभी मेरे सिस्टम पे खुल नहीं रहा। हाँ जी, 6230 का। जी जी हाँ ठीक है। देखिए, ये कंपनी इलेक्ट्रिक मीटर बनाती है, एचपीएल इलेक्ट्रिक। और कंपनी के प्राइस को अगर देखेंगे तो लग रहा है कि कंपनी में फंडामेंटल शायद डिटेरियोरेट हुए। मैंने काफी दिन हो गए, मैंने देखा नहीं है। और इसमें जो लेवल होंगे वो 49 पे, इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। तो और उस ब्रेकआउट का इनको एटलीस्ट जो है 70 रुपए तक के टारगेट, मिनिमम पहले टारगेट बनता 70 रुपए का, लेकिन 65 रुपए के आसपास तक ही क्यों गया था। मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा होल्ड करें। हो सकता है कि प्राइस में आपको मिले आपको ऊपर, लेकिन अगर आप करंटली होल्ड कर रहे हैं, अगर ऊपर के प्राइसेस पे हैं, तो आप 57.5 के आसपास का स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के रखें इस स्टॉक में। और 70 रुपए तक के टारगेट होंगे, और उसके बाद अगर ये चलता है तो फिर से समझिए कि 15 से 20 रुपए और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। थैंक यू संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए, और बाकी ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया हमने आज। इंडियन वो आयरन ओर को डिस्कस किया हमने, बाजार को डिस्कस किया, नए आईपीओस को डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।